बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नामक गांव में अंकिता अपनी सौतेली माँ रामकली और अपनी सौतेली बहन पारुल के साथ रहती थी। अंकिता और पारुल दोनों ही दिखने में बहुत सुंदर और गोरी थी। अंकिता पारुल से उम्र में बड़ी थी, परंतु अंकिता की हाइट छोटी होने के कारण वो छोटी दिखती थी और उसके पड़ोस के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। अंकिता और पारुल दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रामकली अंकिता के सौतेली होने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगवाती और भी घर का सारा काम करवाती थी। रामकली अंकिता पर बहुत अत्याचार करती थी और उसके छोटी हाइट पर उसे ताने मारा करती थी। एक दिन अंकिता और पारुल स्कूल जाती है। वो दोनों अपनी क्लास के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि तभी पारुल की क्लास की कुछ शरारती लड़कियां आती है और हंसते हुए पारुल से कहती है, पारुल, ये बोनी लड़की कौन है? दिखने में तो किसी गरीब घर की लग रही है। क्या तुम्हारे गाँव से कोई रिश्तेदार आया है? ये अंकिता है, ये मेरी बड़ी बहन है और ये मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है। हम दोनों एक साथ बहुत मजे करते हैं और खेलती भी हैं। क्या ये तेरी बड़ी बहन है? ये तो हमसे भी बहुत छोटी है। क्या तेरी मम्मी ने इसे कॉम्प्लेन नहीं पिलाया? ये तो बच्ची है। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दीदी के बारे में बोलने की? तुम मेरी दीदी को कुछ मत कहो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। अरे, ये तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक कर रही थी, परंतु तुम तो सीरियस ही हो गई। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अगली बार से मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक मत करना, समझी तुम? ऐसा कहकर वो दोनों अपनी अपनी क्लास में पढ़ने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि अंकिता का सभी लोग उसकी हाइट को लेकर बहुत मजाक उड़ाते थे। इसलिए वो घर का काम खत्म करने के बाद अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लटकती थी और योगा भी करती थी, परंतु इससे उसकी हाइट पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंकिता हमेशा की तरह अपनी छोटी बहन पारुल के साथ एक्सरसाइज कर रही थी कि तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अंकिता की बच्ची, तू यहाँ एक्सरसाइज कर रही है और मैं तुझे कितनी देर से तुम दोनों को ढूंढने में लगी हूँ। पारुल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इस अंकिता की बच्ची के साथ मत रहा करो। चलो अब अपने कमरे में जाओ। और हाँ अंकिता, तेरे इस तरह लटकने से कुछ नहीं होगा। तू रहेगी तो हमेशा की तरह बोनी की बोनी ही। चल, अब खड़ी क्या है? मुझे पकोड़े खाने का मन है। किचन में जाकर मेरे लिए पकोड़े बना। अंकिता चुपचाप अपनी माँ की बात सुनकर किचन में पकोड़े बनाने के लिए चली जाती है। वो किचन में चाय बनाकर अपनी माँ के लिए पकोड़े बनाने लग जाती है और थोड़ी ही देर में अपनी माँ के लिए चाय और पकोड़े तैयार कर देती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। रामकली डाइनिंग टेबल पर बैठकर पकोड़े खाने लगती है, परंतु पकोड़ा में नमक ज्यादा होने के कारण वो गुस्से में खड़ी हो जाती है और अंकिता से कहती है, ए बोनी लड़की, तूने पकोड़ा में इतना सारा नमक डाल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक का डब्बा इसमें डाल दिया है। इतना नमक खाकर मेरी हड्डियां गल जाएंगी। रामकली अंकिता को बहुत देर तक सुनाती है कि तभी वहाँ पारुल आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ अब बस भी करो माँ, पकोड़ों में थोड़ा सा नमक ज्यादा होने के कारण आप दीदी को कितनी देर से सुना रही हो। आपको तो बस दीदी को सुनाने का मौका चाहिए और कुछ नहीं। तू चुप कर पारुल, इस अंकिता की बच्ची के साथ रह रहकर इसने तुझे भी अपने जैसा बना दिया। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर, ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। पारुल वहाँ से उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। तभी रामकली अंकिता को बहुत मारती है। अंकिता रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। रोते रोते उसे बहुत तेज नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। तभी उसके सपने में उसकी मरी हुई माँ आती है और कहती है, सुनो अंकिता बेटा, मुझे पता है कि लोग तुम्हारी छोटी हाइट के कारण तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मारती भी है, परंतु अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कल सुबह उठकर नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के नीचे मैंने एक चमकता हुआ पत्थर जमीन में गाड़ रखा है। तुम उसे निकालकर झरने के पास जाना। वहाँ तुम्हें एक बूढ़ी दादी माँ मिलेंगी। तुम ये चमकता हुआ पत्थर उन्हें दे देना। वो तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक देंगी। सोने की फ्रॉक से तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी और चांदी की फ्रॉक से तुम्हारे पास बहुत सारे धन दौलत आ जाएगी, जिससे तुम हंसी खुशी से रह सकती हो। अच्छा अंकिता बेटा, तो अब मैं चलती हूँ।
मुझे जाने में देरी हो रही है। इतना कहकर अंकिता की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह अंकिता जब सुबह सोकर उठती है तो उसे रात का सपना याद आता है और वो तुरंत ही नीली पहाड़ी के 100 साल पुराने पेड़ के पास पहुंच जाती है और खुदाई चालू कर देती है। थोड़ी देर खोदने के बाद अंकिता को वो चमकदार पत्थर मिल जाता है। अंकिता उस पत्थर को उठाकर झरने के पास पहुंच जाती है। अंकिता वहां बूढ़ी दादी को ढूंढी रही होती है कि तभी अचानक उसके सामने बूढ़ी दादी प्रकट हो जाती है। आओ बेटी, मैं ही वो बूढ़ी दादी हूँ। जल्दी से मुझे वो चमकदार पत्थर दे दो, जिसकी मदद से मैं तुम्हें सोने और चांदी की 2 फ्रॉक दे दूंगी। अंकिता वो चमकदार पत्थर बूढ़ी दादी को दे देती है। बूढ़ी दादी अपने जादू से वहाँ 2 सोने और चांदी की फ्रॉक प्रकट कर देती है। अंकिता उनसे सोने और चांदी की वो दोनों फ्रॉक ले लेती है और दादी माँ को धन्यवाद बोलकर घर चली जाती है। अंकिता घर पहुंचकर जैसे ही वो सोने की फ्रॉक पहनती है, तभी अचानक उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर अपनी बहन पारुल को बुलाती है। पारुल वहाँ आती है तो वो देखती है कि अंकिता पहले से लंबी हो गई है। ये देखकर पारुल को अपनी बहन के लिए खुशी होती है कि अब अंकिता को कोई भी बोनी कहकर नहीं चढ़ा पाएगा। फिर अंकिता पारुल को चांदी की फ्रॉक के बारे में बताती है। अंकिता खुश होकर अपनी बहन पारुल को वो चांदी की फ्रॉक दे देती है। पारुल जल्दी से वे चांदी की फ्रॉक पहन लेती है। फ्रॉक पहनते ही पारुल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। उस दिन के बाद अंकिता और पारुल अपनी अपनी फ्रॉक से अपनी जरूरत की चीजें मांगा करती थी। जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से वे दोनों पढ़ने में भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब जब कभी भी दोनों बहनों से कक्षा में कोई सवाल पूछा जाता, वो दोनों बहन सबसे पहले उसका जवाब देती। ये देख स्कूल के सभी टीचर्स उनकी तारीफ करती थी, परंतु क्लास की वो लड़की रूबी, जिसने अंकिता के बोने होने का मजाक उड़ाया था, वो उसे इतना लंबा और खूबसूरत देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है, क्योंकि अब दोनों बहनों के पास सोने और चांदी की फ्रॉक हो गई थी, जिस कारण वो बहुत खूबसूरत भी हो गई थी। ये सब रूबी से देखा नहीं जा रहा था कि उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर स्कूल की सभी लड़कियां उनसे बात करना भी पसंद करती थी और अब रूबी से कोई बात नहीं करता था। इसी तरह दोनों बहनें अंकिता और पारुल उन जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की मदद से गरीबों की मदद करना शुरू कर देती हैं। वो हर दिन सोने और चांदी के फ्रॉक से धन दौलत मांगती और उसका आधा हिस्सा गरीबों को दान कर देती। धीरे धीरे जब ये बात रामकली को पता चलती है कि पारुल और अंकिता के पास जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक है, वो अंकिता को दिन रात डांटना भी बंद कर देती है और उसे बहुत प्यार से बातें करती है। अब अंकिता भी अपनी सौतेली माँ रामकली के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है, क्योंकि अब अंकिता और पारुल के पास जादुई फ्रॉक की मदद से बहुत सारे पैसे आ गए थे। पैसा आने के बाद वो एक बहुत बड़ा घर खरीदते हैं और रामकली भी उनके साथ उनके घर में रहने लगती है और उन्हें रोजाना अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगती है और दोनों को एक जैसा ही प्यार करती है और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारी बच्ची थी। कंचन के पिता किसान थे। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे। बावजूद इसके कंचन के माता पिता ने कंचन की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी गांव में श्रेया नाम की एक लड़की रहती थी। श्रेया गांव के सेठ सुखराम की बेटी थी। श्रेया और कंचन में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। कंचन जब अपनी दोस्त श्रेया के पास अच्छे और ब्रांडेड कपड़े, महंगे महंगे मेकअप देखती, तो घर आकर वो भी इन सब चीजों की डिमांड अपने पिता से किया करती थी। पापा, आज श्रेया के पापा उसके लिए बहुत सुंदर गाउन लेकर आए थे। पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, आप भी मुझे एक गाउन दिला दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक प्यारा सा गाउन ले आऊंगा। अब खुश हो बेटा? सच पापा, आप बहुत ही अच्छे हो पापा। मैं अभी अपने गाउन के बारे में श्रेया को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर कंचन बाहर चली जाती है। तभी कंचन की माँ सुनीता बोलती है,
आपने कुछ ज्यादा ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे श्रेया तो बड़े सेठ की बेटी है, हम चाहकर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है ये बात अब हमारी कंचन बेटी को भी समझनी होगी, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन पर दिन और बढ़ती जाएगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, कंचन अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो खुद ही सब समझ जाएगी। अभी से हम अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों को क्यों छीने। अगले दिन अजय, सुनती हो? वो जो मैंने कल 500 रुपये दिया था, देना। मैं बाजार जा रहा हूँ अपनी बिटिया के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ घर में खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इन्हें अपने शौक पूरे करने ज्यादा जरूरी है। अरे क्या हो गया, एक ही तो लाडली बेटी है हमारी, पैसों का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब दो, मुझे देरी हो रही है। उसके पिता शाम को एक बहुत ही प्यारा सा गाउन लेकर कंचन को दे देते हैं। कंचन गाउन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और गाउन पहनकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया, देख मैं कैसी लग रही हूँ, ये गाउन मेरे पापा लेकर आए हैं। ठीक है, बट मेरे गाउन से ज्यादा अच्छा नहीं है। मेरा गाउन तो सुपरमार्केट का है, वो भी पूरे 10,000 रुपए का। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ये देख, मेरे पापा मेरे लिए नई साइकिल लेकर आए हैं। वाओ श्रेया, ये तो बहुत ही सुंदर है, एक बार मुझे भी चलाने देना। नहीं नहीं, मैं इसे तुम्हें चलाने नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे लिए है। तुझे चलानी है तो तू भी अपने पापा से बोलकर साइकिल ले ले। इतना बोलकर श्रेया साइकिल चलाने लगती है। कंचन दूर से श्रेया को देखने लगती है। घर आकर कंचन उदास मन से बैठी थी, तभी उसके पापा उससे बोलते हैं, क्या हुआ मेरी रानी बेटी को, गाउन पसंद नहीं आया क्या? ऐसी बात नहीं है पापा। पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिला दोगे? लो, और मानते जाओ इसकी बात, अब घर बेचकर इसे साइकिल दिलाओ। अरे सुनीता, शांत भी रहोगी अब तुम? इतने दिन से तो शांत ही थी मैं, लेकिन अब और नहीं। और तू सुन कंचन, बहुत हो गए तेरा लाड प्यार। अरे वो बड़े सेठ की बेटी है, करोड़ों का कारोबार है उनका, और तेरा बाप एक किसान है। उसको देखकर उसकी बराबरी करना बंद कर दे। तुझे दिखाई नहीं देता हम कितनी मेहनत से दिन रात एक करके काम करते हैं, तब जाके रात को हमारे घर चूल्हा जलता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है कंचन बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे दूसरों को देखकर लालच मत किया करो, जो है उसी में खुश रहा करो। कंचन अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास बैठ जाती है और दूर से श्रेया को साइकिल चलाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। कंचन श्रेया से कुछ ही दिन की छोटी थी और दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है। श्रेया के माता पिता हर बार बहुत ही धूमधाम से श्रेया का बर्थडे मनाते हैं। इस बार भी श्रेया के बर्थडे का बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया गया। कंचन जब उसके घर गई तब उसने देखा कि श्रेया के घर उसके टेबल पर एक बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक रखा हुआ है। वो एकटक उस केक को निहारती रही। क्या हुआ, तू इतनी हैरानी से केक को क्यों देखे जा रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, केक बहुत ही बढ़िया है। होगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बर्थडे जो है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद ये सारा केक मैं अकेली ही खाऊंगी। चल, तुम्हें थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए दे दूंगी, आखिर तुमने इतना महंगा और इतना बड़ा केक कभी खाया भी नहीं होगा। बर्थडे खत्म हो जाने के बाद कंचन अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन आने वाला है और मुझे भी मेरे जन्मदिन पर चॉकलेट केक ही चाहिए। माँ देखो, अब मना मत करना, मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से किसी भी चीज की कोई जिद नहीं की, तो इस बार आपको मेरी ये बात माननी ही होगी। बेटी, घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए घर में ही हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काटकर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, मैं हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। आप कभी भी मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना बोलकर कंचन घर के बाहर एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। तभी उधर से बार्बी परी गुजर रही होती है। बार्बी परी कंचन को रोते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बार्बी परी जी,
मेरी दोस्त श्रेया के जन्मदिन पर उसके माँ बाबा ने उसे बहुत ही बड़ा चॉकलेट केक दिलाया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर मुझे एक छोटा सा केक भी नहीं दिला पा रही है। वो बोल रही है कि हलवे के केक को काटकर अपना जन्मदिन मना लो। आप ही बताओ परी जी, हलवे के केक से भला जन्मदिन कौन मनाता है? ऊपर से ये देखकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये समस्या तो है। अच्छा रोना बंद करो। तुम्हें चॉकलेट केक पसंद है ना? ये लो, ये एक जादुई चॉकलेट केक है। तुम ये केक अपने साथ अपने घर ले जाओ। ये केक कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, इस केक को तुम अकेले मत खाना, इसे मिल बांट कर खाना। ये केक खाकर सब तुम्हें दुआ देंगे और वो सच हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, ये केक सिर्फ तुम अपने जन्मदिन वाले दिन ही काट सकती हो। अगर तुमने गलती से भी इसे किसी और दिन काटा तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ देंगे और वो बद्दुआ भी सच हो जाएगा। ये सुनकर कंचन बार्बी परी का धन्यवाद कर खुशी खुशी वो केक अपने घर ले आई। केक को देखकर उसकी माँ बोली, अरे कंचन, तुम्हें इतना सुंदर केक कहाँ से लेकर आ रही हो? किसने दिया तुम्हें? कहीं चोरी तो नहीं की हो? सच बताओ। नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। एक सुंदर परी ने मुझे जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से जो दुआ निकलेगी वो सच हो जाएगी माँ। कंचन ने अपने जन्मदिन पर खुशी खुशी जादुई केक काटी और केक काट कर सबसे पहले अपनी माँ को खिलाई। केक खाकर उसकी माँ बोली, सदा खुश रहो मेरी बेटी और जल्द ही तुम्हें एक बहुत ही सुंदर सी साइकिल भी मिल जाए। उसकी माँ के इतना कहते ही वहाँ पर चमचमाती हुई एक साइकिल प्रकट हो जाती है। ये देखकर कंचन खुशी से झूम उठती है। वो साइकिल लेकर श्रेया के पास जाती है। श्रेया, चलो साइकिल का रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। अरे कंचन, तुम्हारी साइकिल तो बहुत ही अच्छी है। आखिर इतनी अच्छी और महंगी साइकिल तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारे माँ बाबा तो बहुत गरीब है ना? अरे श्रेया, ये सब तो उस जादुई केक की वजह से मुझे मिला है। अच्छा होता उस दिन तुम भी मेरे जन्मदिन में आती तो सब अपनी आंखों से देख लेती। जन्मदिन, जादुई केक? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बुद्धू, मेरे पास एक जादुई केक है। उस केक को खाकर लोग जो भी दुआएं देंगे वो सच हो जाता है। उस दिन मेरी माँ ने केक खाकर मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी और मुझे ये साइकिल मिल गई। ये सुनकर श्रेया दंग रह गई और वो घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ लालची औरत थी और उसके पिता एक भ्रष्ट अधिकारी थे। जादुई केक की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर केक चुराने के लिए कहा। गुंडों ने रात को कंचन के घर चोरी करके वो जादुई केक ले जाकर श्रेया के माँ को सौंप दिया। अजी, अब मैं जल्दी से इस केक को काटती हूँ। केक खाकर आप मुझे दुआ दीजिएगा कि मैं जल्दी से इस शहर की सबसे अमीर सेठ की पत्नी कहलाऊं। मेरे पति यानी कि आपको बिजनेस में दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की हो। श्रेया के परिवार वालों को ये नहीं पता था कि उस जादुई केक को सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही कटने से दुआ सच होती है। बाकी के दिन तो दुआ बोलने का सब उल्टा मिलता है। तभी केक कटकर श्रेया की माँ अपने पति को खिलाती है। तभी उसका पति बोलता है, तुम्हारे पति की खूब तरक्की हो और वो खूब नाम कमाए। उसके इतना बोलते ही उसके फोन का बेल बजता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? भाग्यवान, सब बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। अब तक मैंने जो भी घोटाला किया वो सब पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मुझे उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। उनको जुर्माना चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक गया। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। उनके पास अब ना तो कोई काम था ना ही पैसे। श्रेया के पापा को मजबूरन अब खेतों में काम करना पड़ा। एक दिन श्रेया अपने परिवार के साथ कंचन के घर जाती है और सारी सच्चाई बताती है। हमें माफ कर दो कंचन, मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारा वो जादुई केक चुरा लिया था और उस केक को काटने के बाद हम सब बर्बाद हो गए। श्रेया, तुम लोगों ने मेरे जादुई केक को चुराकर बहुत ही गलत किया। शायद तुम्हें ये नहीं पता था कि उस केक को सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही काटना होता है। दूसरे दिन कटने से दुआ का उल्टा बद्दुआ मिलता है। अब तुम्हें ये पूरा साल गरीबी में ही बिताना पड़ेगा।
अब मैं अगले साल ही उस केक को बोलकर तुम्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। तब तक तुम्हें गरीबी में ही गुजारा करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि चुराई हुई चीज से कभी फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल गोला टीवी को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाती रहूं।